तो क्या अब देश के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन और पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ मेहनत और काबिलियत के दम पर होगी, या फिर छात्रों को हर वक्त शिकायतों और एक तरह की निगरानी के डर में रहना होगा? ये सवाल आज बहुत अहम हो गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी इसके 2026 के नए नियम कैंपस की दुनिया को पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। चलिए समझते हैं कि इस बदलाव का छात्रों और शिक्षकों के लिए आखिर मतलब क्या है। देखिए, इन नियमों का मकसद तो बहुत सीधा है, छात्रों को भेदभाव से बचाना। लेकिन इन्होंने एक बहुत तीखी बहस भी छेड़ दी है कि क्या सुरक्षा के नाम पर बनाए गए इन नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। मतलब एक तरफ सुरक्षा का वादा है तो दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल का डर। अच्छा, इन नियमों के असर को समझने के लिए ना पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये असल में हैं क्या। जनवरी 2026 में नोटिफाई हुए ये नियम सिर्फ कुछ गाइडलाइंस नहीं, ये भारत में हायर एजुकेशन के लिए एक नया कानूनी ढांचा तैयार करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, भारत का राजपत्र, जिसने इन नियमों को कानूनी ताकत दी है। इन्होंने 2012 के पुराने दिशा निर्देशों की जगह ली है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, पहले के जो नियम थे ना, वो बस सलाहकार थे, मतलब यूनिवर्सिटीज को उन्हें मानने की सिर्फ सलाह दी जाती थी। लेकिन अब ये नियम बाध्यकारी हैं, जिसका मतलब है कि हर इंस्टीट्यूशन को इन्हें कानूनी तौर पर लागू करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इन नियमों का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। पहला, भेदभाव को जड़ से खत्म करना, और दूसरा, एक ऐसी शिकायत की प्रणाली बनाना जो वाकई में काम करे, जिसकी जवाबदेही तय हो। और यहां ये जो शब्द है ना, लागू करने योग्य या एनफोर्सेबल, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सख्त नए नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसके पीछे जो आधिकारिक तर्क और आंकड़े दिए गए हैं, वो एक बहुत गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। सिर्फ ये एक नंबर देखिए, 118.4%। ये 2019 से 2024 के बीच सिर्फ 5 सालों में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव की शिकायतों में आई जबरदस्त बढ़ोतरी है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि सरकार को ऐसा क्यों लगा कि पुराने नियम काफी नहीं थे और एक बड़े और सख्त कदम की जरूरत है। तो छात्रों की सुरक्षा के लिए नया क्या है? पहली बात, अब एससी, एसटी के साथ साथ ओबीसी छात्रों को भी इन नियमों के दायरे में लाया गया है। दूसरी बात, शिकायत पर 24 घंटे के अंदर एक्शन लेना होगा और 15 दिन के अंदर अंदर जांच रिपोर्ट देनी होगी। और शिकायत करना आसान हो, इसके लिए एक 24/7 हेल्पलाइन और एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है। अब इस सिस्टम का एक सबसे अहम पहलू यह है कि नियमों को लागू करने के लिए एक पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया है, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं। हर इंस्टीट्यूशन में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा और शिकायतों की जांच के लिए एक इक्विटी कमेटी होगी। और यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कमेटी को हेड कौन करेगा? सीधे उस इंस्टीट्यूशन के प्रमुख यानी वाइस चांसलर। इसका मतलब यह है कि अब जवाबदेही सीधे टॉप पर तय की गई है। लेकिन जैसा कि हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, इन नियमों को लेकर कुछ बहुत गंभीर चिंताएं और आलोचनाएं भी सामने आई हैं। अब जरा उन पर एक नजर डालते हैं। विवाद का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो ये बदलाव है। 2012 के नियमों में ये साफ साफ लिखा था कि अगर कोई जानबूझकर झूठी शिकायत करता है तो उसे सजा मिलेगी। इसे एक तरह का सेफ्टी वॉल्व माना जाता था। लेकिन 2026 के नए नियमों से इस सेफ्टी वॉल्व को पूरी तरह से हटा दिया गया है। और इसी बदलाव से ये डर पैदा होता है। जैसा कि इस कोर्ट में कहा गया है, जब किसी को पता है कि झूठी शिकायत करने का कोई नतीजा नहीं होगा, कोई सजा नहीं मिलेगी, तो क्या इसे किसी को डराने या फंसाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? नियमों में एक और नई चीज जोड़ी गई है, इक्विटी स्क्वाड। ऑफिशियली इनका काम होगा हॉस्टल और कैंटीन जैसी जगहों पर भेदभाव रोकने के लिए नजर रखना। लेकिन इन स्क्वाड को लेकर भी लोगों की राय बंटी हुई है। जो लोग सपोर्ट में हैं वो इन्हें एक सुरक्षा टीम की तरह देखते हैं, लेकिन जो आलोचक हैं उन्हें डर है कि ये एक तरह की जासूसी या निगरानी का जरिया बन सकता है, जिससे कैंपस का पूरा माहौल ही खराब हो सकता है। तो अगर हम आलोचकों की मुख्य चिंताओं को देखें तो पहली ये है कि कॉलेज प्रशासन अपनी फंडिंग बचाने के दबाव में बिना पूरी जांच के जल्दबाजी में किसी के खिलाफ गलत फैसला ले सकता है। दूसरी, जिस पर आरोप लगा है वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा, इसकी कोई साफ प्रक्रिया ही नहीं है। तीसरा डर यह है कि इससे कैंपस में एक चिलिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है, जहां शिक्षक और छात्र खुलकर बात करने से भी डरने लगे। और आखिर में यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे ही दूसरे कानूनों में सजा की दर बहुत कम है, जो ये बताता है कि कई बार गंभीर आरोप तो लगते हैं पर उन्हें साबित करने के लिए सबूत नहीं मिल पाते।
तो देखिए, एक तरफ पीड़ितों को न्याय दिलाने की जरूरत है और दूसरी तरफ बेगुनाहों को बचाने की चुनौती। पूरी बहस का सार जो है ना, वो इसी संतुलन को खोजने में है। तो असल में हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं कि समाज जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गए हैं उन लोगों की रक्षा कैसे करें, लेकिन ऐसा करते हुए एक ऐसी व्यवस्था ना बना दे जिसका इस्तेमाल किसी और के साथ अन्याय करने के लिए हो। यही इस पूरे मुद्दे की जड़ है। तो फिर रास्ता क्या हो सकता है? कुछ ठोस सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि हर शिकायत पर सीधे बड़ी कार्रवाई करने से पहले एक शुरुआती जांच होनी चाहिए। मामलों की समीक्षा के लिए रिटायर्ड जज जैसे बाहरी लोगों का एक स्वतंत्र पैनल बनाया जाना चाहिए और जांच कमेटी में ऐसे सदस्य हों जिनका किसी राजनीतिक विचारधारा से कोई लेना देना ना हो, जो न्यूट्रल हों। आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक समाज न्याय के तराजू को संतुलित करने की कोशिश में ये कैसे पक्का करे कि वो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा न झुक जाए, क्योंकि बराबरी का मतलब किसी एक वर्ग को डराना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। और शायद इसी संतुलन में असली न्याय छिपा है।